चलिए, तो आपको बता रहे थे कि जो अनुच्छेद 114 आर्टिकल 114, 114 में क्या है, विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल, और यही जो विनियोग विधेयक होता है इसी से संचित निधि से धन का क्या किया जाता है, पैसा निकाला जाता है। तो जो धन का विनियोग किया जाता है 114 से, तो ये समझिए कि खजाने की चाबी होती है, और जो भी चाहे बजट हो, चाहे फाइनेंस बिल हो, मनी बिल हो, कुछ भी हो, उसके लिए विनियोग विधेयक ही पारित करना होगा, तभी उससे पैसा निकल पाता है। इसके अलावा अनुपूरक, अनधिक, अतिरिक्त और एक्सेस ग्रांट आपको बताया था कि जो पिछली बार बजट में उल्लेख नहीं हुआ था। ठीक, इसके बाद लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में आपको आइडिया दिया था कि ये तीनों क्या होते हैं। फिर 117 में आता है वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। तो जो फाइनेंस बिल होता है भाई, कि मनी बिल के अलावा जितने भी पैसे के लेन देन का मामला है, सब किस में आता है, वित्त विधेयक में आता है। लिख लीजिए 117 आर्टिकल 117। तो 117 में किसके बारे में बताया गया है, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। और यही जो वित्त विधेयक होता है, फाइनेंस बिल होता है, इस वित्त विधेयक के बारे में जो प्रावधान है हमारे संसद में दिया गया है कि जो भी मनी बिल के अलावा जितना भी पैसे से जुड़ा हुआ मामला है, वो सब क्या होता है, फाइनेंस बिल होता है। ठीक है, कि जैसे आपको बताया, जितने भी ग्रांट्स हैं, जितने भी अनुदान हैं, जितने भी मांगे हैं, ये सब इसी में शामिल होते हैं आपके। ठीक है, समझ गए। अब इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं कि जैसे संसद में जो हमारे कामकाज होते हैं, पार्लियामेंट में जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं, तो संसद के सारे काम जनरली हम लोग देखते हैं कि जब संसद की बैठकें होती हैं, लोकसभा राज्यसभा की बैठक होती है, फिर कुछ देर बाद हल्ला गुल्ला होता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है, मामला खत्म हो जाता है, बैठक सस्पेंड कर दी जाती है। तो आपको जैसे लगता होगा कि संसद में कोई काम ही नहीं हो रहा, लगता होगा, ऐसा नहीं है। संसद में बहुत काम होता है, पूरे साल काम होता रहता है, बस आपको दिखता नहीं। आप जो बैठकों में डिबेट देखते हैं, डिस्कशन देखते हैं, वो समझ लीजिए कि मुश्किल से 5-7% आप देखते हैं। 90-92% ज़्यादा काम बैकग्राउंड में उनके हो चुके होते हैं। वो जो हम लोग देखते हैं, वो लास्ट सीन देखते हैं, बहस देखते हैं कि अंतिम में क्या हुआ। तो और संसद में जितने भी काम होते हैं, पार्लियामेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे काम संसद की समितियों के माध्यम से किए जाते हैं, अलग अलग कमिटीज बना दी जाती है। अब संसद की समितियां क्या होती हैं कि जैसे संसद में सारे काम होंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे कि लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा कि आपको ये काम, जैसे कोई काम होता है ना, तो ग्रुप बना दिया जाता है, एक ग्रुप इस काम के लिए, एक ग्रुप इस काम के लिए, इस ग्रुप इस, सबके लिए अलग अलग काम दे दिया गया, और वो लोग अपना अपना काम सही ढंग से करेंगे तो काम सही ढंग से होगा। तो उसी को बोलते हैं संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब ये जो संसदीय समितियां होती है, यहाँ पर स्पीकर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। स्पीकर क्या करेंगे कि जैसे हर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, तो जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सदस्य चुने गए कितने, 543 चुने गए। अब ये जो 543 सदस्य चुने गए, तो ये 543 के 543 बहुत योग्य लोग नहीं होंगे। इसमें पढ़े लिखे अच्छे खासे एजुकेटेड लोग 150 होंगे मुश्किल से, बाकी 350, 400, 400, 450 क्या है, कामकाज के लिए नहीं है, किसी काम के नहीं होते। ठीक, और ठीक ठाक लोग मान लीजिए कि 200 लोग होंगे, बाकी गुंडे बदमाश, जो माफिया टाइप के जो नहीं होते हैं, बाहुबली टाइप के होते हैं, उनका यही सब काम रहता है, उठाईगिरी का काम रहता है, वही सब करते हैं, वो किसी काम के लोग नहीं होते। तो स्पीकर यहाँ पर क्या करेगा कि जैसे चुनाव हुआ, तो चुनाव के बाद जो सदस्य चुन के आए, उनकी लिस्ट पहुंचेगी उनके पास। अब उसके बाद स्पीकर उसमें से पहले लोगों को छांटेगा कि जो पहले गुंडे बदमाश बाहुबली टाइप के हैं, उनको तो पहले किनारे कर देंगे। अब जो पढ़े लिखे हैं, तो उसमें कुछ होंगे बहुत अच्छे वकील, वकाल, कानून के जानकार होंगे, कोई पुराना सिविल सर्विसेज से होगा, कोई आईएएस होगा, कोई आईपीएस होगा, कोई आईएफएस होगा, कुछ अच्छे बिजनेसमैन होंगे, बड़े व्यापारी होंगे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, कोई अच्छा लॉयर होगा, कोई आईटी सेक्टर का आदमी होगा, कोई टेक्नोलॉजी का होगा, कोई साहित्य के क्षेत्र का होगा, कोई अच्छा कवि होगा, कोई अच्छा खिलाड़ी होगा, बड़े बड़े पत्रकार हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं उसमें। तो वो सबको अलग अलग छांट लेगा। अब संसद में जितने भी काम होंगे, तो उसके लिए अलग बताया कि क्या होती है, समितियां होती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि फाइनेंस से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसके लिए फाइनेंशियल कमेटी होती है, कॉमर्स से जुड़ा हुआ मामला है तो कॉमर्शियल कमेटी होती है, प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला है तो प्रशासनिक समितियां होती है। 50-55 समितियां होती है संसद में, 50 से ज़्यादा। ठीक है,
कोई कानूनी मामलों की समिति है तो प्रशासन की इवन अटेंडेंस जो लगता है ना, उपस्थिति, उसकी अलग कमेटी बनती है जो संसद सदस्यों की अटेंडेंस को देखती है। वहाँ की जो लाइब्रेरी है उसकी अलग कमेटी बनी हुई, लाइब्रेरी की देखरेख के लिए। तो सबके लिए पूरी समिति बनी हुई है। अब स्पीकर क्या करेगा कि जो टेक्नोलॉजी वाला आदमी है उसको तकनीकी से जुड़ी हुई समिति में डाल देगा, ठीक। जो कॉमर्स वाला आदमी है उसको कॉमर्स से जुड़ी हुई समिति में डाल देगा। जो प्रशासन वाला है उसको किस में डाल देगा, प्रशासनिक समिति में डाल देगा। जो आईटी वाला है उसको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कमेटी में डाल देगा। तो जो जिस क्षेत्र का जानकार है उसके हिसाब से कमेटी में उसको क्या करेंगे, मेंबर बना देंगे। आप उसमें रहिए, काम कीजिए अपना उसके हिसाब से। समझ गए। और बाकी जो 2-250 होते हैं वो खाली समझ लिए कि वो गिनती पूरा करने के लिए, भेड़ बकरिया जैसे होते हैं ना, कि जब सत्ता पक्ष को गिनती पूरी करनी हो, वोटिंग करानी हो, तो बस बोल दिया जाता है कि आके तुम लोग बैठो। जब वो इशारा करेंगे हाँ भाई इधर वोट देना है तो वोट दे देंगे, या बोलेंगे चिल्लाना है वो करो तो चिल्लाएंगे, पीछे से आगे वाले इशारा करें हाँ चिल्लाना है तो चिल्लाएंगे, या वॉकआउट करना है तो इशारा करें अब चलो हो गया काम, तो अपना निकल जाए। वो बाहैसियत भेड़ बकरी ज़्यादा वो कुछ नहीं है। बस बुलाया गया, हो अल्लाह की गिनती पूरा मुंडी गिन ली गई कि हाँ ये इतने हैं, मेजोरिटी होगी, हो गया जाएगी। तो इसलिए ज़्यादातर काम जो होते हैं संसद के वो सब किसके माध्यम से होते हैं, संसदीय समितियों के माध्यम से किए जाते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है, ठीक। अब ये जो संसदीय समितियां होती हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, लिख लीजिए। संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज, या पहले समझा दें आपको। संसदीय समितियां कितने प्रकार की होंगी, दो प्रकार की। एक तो होगी स्थायी समिति, स्थायी यानी परमानेंट कमेटी। दूसरा कहा जाता है तदर्थ, तदर्थ यानी एडहॉक, या तदर्थ को अस्थायी भी आप कह सकते हैं, यानी टेम्पोररी। अब स्थायी समिति क्या हुई कि कमेटी किसी काम के लिए बनाई गई, एक बार कमेटी बन गई, कमेटी ने अपना काम पूरा किया चाहे नहीं किया, वो पूरे साल वो काम करती रहेगी, 5 साल तक वो चलती रहेगी, वो डिसॉल्व नहीं होगी। और तदर्थ समिति क्या है, किसी खास टारगेट के लिए बनाई गई, किसी खास लक्ष्य के लिए बनाई गई, वो काम पूरा हो गया, कमेटी क्या कर दी जाएगी, डिसॉल्व कर दी जाएगी। समझ गए। तो स्थायी समितियां क्या होती हैं, परमानेंट होती हैं। अस्थायी समितियां क्या होती हैं, बस काम के लिए बनाई गई, काम पूरा हो गया, समिति क्या कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। अब इसमें से भी कुछ समितियां जो होती हैं बहुत शक्तिशाली होती हैं, पावरफुल होती हैं, छोटी संसद के तरीके से वो काम करते हैं। और समितियों में जो मेंबर्स बनाए जाते हैं, स्पीकर हालांकि महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, लेकिन ये पार्टियों के संख्या बल के हिसाब से कई सारी समितियां डिसाइड की जाती हैं। तो ज़्यादातर समितियां तो स्पीकर की इच्छा से होती है। और यही जो समितियां अपना काम करती हैं, रिपोर्ट देती हैं, और इसी के आधार पर पूरा संसद हमारी चलती है। तो संसद के बैकग्राउंड में 50 से ज़्यादा समितियां हैं, खूब काम करती हैं, ठीक है। हर चीज़ के लिए समिति बने हुए। तो इसलिए जो आप देखते हैं ना कि संसद, और जो अच्छे अच्छे सांसद होते हैं बढ़िया वाले, एक एक सांसद 10-10, 12-12 समितियों के मेंबर होते हैं भाई, उनको हर जगह उनकी जरूरत है योग्य लोगों की। तो अच्छे अच्छे सांसद कई सारी समितियों के सदस्य होता है। समझ गए। चलिए अब देखिए फैक्ट पर आते हैं। संसदीय समितियां लिख ली कौन कौन सी, स्थायी समिति और तदर्थ समिति, परमानेंट कमेटी एंड एडहॉक कमेटी। तो जैसे स्थायी समितियों में आते हैं कुछ फाइनेंशियल कमिटीज हैं, वित्तीय समितियां, वित्तीय समितियों में जैसे पीएसी कहा जाता है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसके अलावा कुछ जांच से जुड़ी हुई समितियां होती हैं, इन्वेस्टिगेशन कमेटी जिसमें एक विशेषाधिकार होता है, प्रिविलेज कमेटी और याचिका कमेटी, पिटीशन कमेटी। कुछ विभागीय समितियां होती हैं, डिपार्टमेंटल कमेटीज। तो ये सब अलग अलग समितियां होती हैं। समझ गए। अब इनको कुछ को और विस्तार से बताएंगे।
कुछ समितियों को ज़्यादा विस्तार से बताया जाएगा। ये कान में क्या चढ़ा के रखे भाई? कान उस काम के लिए नहीं, ये चीज़ें आदत आदत बन जाती है। ये और अकाउंट नहीं, इसको अंडरटेकिंग कर लेना, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सब क्या है? परमानेंट है, स्थायी। समझ गए? कुछ जांच समितियां भी होती हैं। जांच समितियों में कौन कौन सी आएंगी? प्रिविलेज होती है, विशेषाधिकार समिति की संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन हुआ तो उसकी जांच करेंगे। कुछ पिटीशन आई तो उसके लिए याचिका समिति होती है। कुछ को अभी और विस्तार से हम लोग देखेंगे। इतना हो गया। कुछ डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, उनके लिए समितियां बनती हैं। विभागीय समितियां कुछ होती हैं, डिपार्टमेंटल कमिटीज। कुछ सदन समिति होती है, हाउस से जुड़ी हुई कमिटीज होती हैं, जिसमें रूल्स कमेटी होती है। तो वो क्या होता है कि सदन के क्या बनाते हैं? नियम कानून बनाती है। कुछ अनुपस्थिति समिति होती है, एब्सेंटी कमेटी होती है कि जो सदस्यों की उपस्थिति और अनुपस्थिति को देखती है कि कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन एब्सेंट है। 60 दिनों तक ज़्यादा गायब, 60 दिनों से ज़्यादा बिना खबर के गायब रहा तो मेंबरशिप क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। जो जिस सदन का सदस्य उसी में बैठा है, समिति में घुस के जा रहा है, तो उसके लिए अलग कमेटी बनी हुई। सर्विसेज की कमेटी बनी हुई है, हाउसिंग कमेटी। जैसे संसद सदस्यों को कमरा अलॉट होता है ना, फ्लैट मिलता है सबको, तो फ्लैट का स्पीकर बैठ के अलॉट करेगा, तो उसके लिए क्या बना दी गई? पूरी कमेटी बनाई गई है। वही कमेटी क्या करेगी? सबको आवास उपलब्ध कराएगी, वेतन भत्ता, सैलरी और अलाउंसेस से जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, सैलरी आई नहीं आई क्या आई, वही स्पीकर तो अकेले सारा काम करेगा नहीं। तो सारे कामों के लिए क्या बना दी गई? समितियां बना दी गई। इसके अलावा अलग अलग सदन की समितियां होती हैं। ठीक। तो ये सारी जो समितियां बनाई बनाई गई हैं, ये इसीलिए बनाई गई हैं कि संसद के सारे काम क्या हो? ठीक ठाक चले, कुछ गड़बड़ न हो। दूसरा, और भी ढेर सारी है। अनुसूचित जाति के मामले के, अनुसूचित जनजातियों के मामले के हैं, महिलाओं के मामले के हैं, राज्यसभा के अलग है, लोकसभा के अलग है। बताया ना 85 होती है, ये कुछ खास खास आपको बता दिया। अब इसमें कुछ समितियों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। जैसे लिख लीजिए प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट। एस्टीमेट मतलब क्या होता है कि जैसे हम अपना एस्टीमेट तैयार करते हैं, एस्टीमेट का मतलब आय का लेखा जोखा बोलते हैं ना, एस्टीमेट बनाना है, कितना खर्चा है, कितना आमदनी हमारे, उसमें हिसाब किताब चलाना है। तो जैसे हमारा जो बजट तैयार होता है, तो बजट के बैकग्राउंड में यही काम करती है। यानी जैसे इस साल इस विभाग को इतना खर्चा दिया गया, उससे इतना खर्चा किया, किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला, तो अगले साल बताएंगे ना कि इसको ज़्यादा दिया गया, इस बार कम कर दिया जाए, इसको कम मिला था इस बार ज़्यादा कर दिया जाए, ताकि सरकार के जो फालतू के खर्चे हैं उसको क्या किया जा सके? नियंत्रित किया जा सके। तो एक तरीके से इसको मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। लिख लीजिए प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 मेंबर्स। एस्टीमेट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? 30। और 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं एस्टीमेट कमेटी में। ठीक।
इसके सभी सदस्य कैसे होते हैं? लोकसभा से। और ये किससे रिलेटेड होता है? बजट, रिलेटेड टू द बजट। यह सरकार के खर्चों को क्या करती है? संतुलित करने का काम करती है। इट वर्क्स टू बैलेंस द एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के खर्चों को कम करने में लगी रहती है ताकि सरकार का फालतू का खर्चा न हो सके। और ध्यान रखेंगे कि स्थायी समितियों में ये सबसे बड़ी है। समझ गए? जो परमानेंट कमेटीज है उसमें ये क्या है? सबसे बड़ी है। 30 सदस्य पर किसी परमानेंट कमेटी में नहीं होते। स्थायी समितियों में क्या होती है? सबसे ये बड़ी होती है। ठीक, समझ गए? तो ये पूरा बजट का एस्टिमेट कौन तैयार करता है? एस्टिमेट कमेटी तैयार करती है। क्लियर? अगला लिख लीजिए, पीएसी। पीएसी, लोक लेखा समिति। शॉर्टकट में क्या कहते हैं इसको? पीएसी बोलते हैं। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22। 22 का बंटवारा 2 हिस्सों में कर लीजिए। 15 प्लस 7। 15 कहाँ से? और 7 कहाँ से? राज्यसभा से। पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। हो गया? ठीक। हाँ, कोई मंत्री, एनी मिनिस्टर could not be the member of PSC। क्या? कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। अरे लोकसभा के 15 सदस्य होंगे, राज्यसभा के 7 सदस्य होंगे। मंत्रियों को इसके सदस्य बनने की परमिशन नहीं। अरे सदस्य होते हैं भाई। क्या समझ रहे हो तुम? नहीं समझ में आया? क्यों मंत्री होगा भाई? लोकसभा में सारे मंत्री होते हैं क्या? सांसद होते हैं। तो साधारण सांसदों में से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। समझ गए? और इसमें भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है कि इसमें भी चुना जाता है कि जिस पार्टी के सांसद जितने ज़्यादा होंगे, समझ गए, उस पार्टी के ज़्यादा होंगे। ठीक, जिस पार्टी के सांसद कम होंगे उस पार्टी के सदस्य क्या होंगे? कम होंगे। ठीक। अभी एक वीडियो, एक्चुअली हंसी आ रही वीडियो एक डाले थे कि अभी थोड़ी देर पहले डाले, जो है कि वैक्सीन पर से मोदी जी की फोटो हटा दी गई। अभी वीडियो डाले। हाँ, मोदी जी की फोटो हटा दी गई। अभी डाले हैं, हमें लग रहा है आते समय रास्ते में निकले हैं, डाले हैं। अभी 5369 इसका व्यू चला गया। देखते देखते फालतू के वीडियो पर खूब हल्ला मचाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, 9 सब्सक्राइब।
फालतू की वीडियो लोग ज्यादा देखते हैं। अकेले इसी पर 9 सब्सक्राइबर बढ़े इतनी देर में फटाक से। बैकग्राउंड में गाना तो सबका सबका तो राष्ट्रपति भवन के पास देखे हैं, मतलब कुछ लोगों को मतलब आईडी कार्ड वाला अगर किसी पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो लिखा था, तो संसद के आदमी होते हैं कम्युनिटी के, संसद के आदमी होते हैं कौन जो इसे बाहर टहल रहे थे, मतलब अरे मंत्रालय होता है, मंत्रालय में मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं। अरे कमेटी, कमेटी अलग चीज है भाई, मंत्री अलग होता है, समिति अलग होता है। तो लोग कौन सी दुनिया में जी रहे। मंत्री का मतलब क्या, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया, राज्य मंत्री हो गए, वो अलग चीजें हैं। ये संसद के अंदर काम करते भाई, ये मंत्री थोड़े है, तो सांसद है। ये संसद ने अपनी व्यवस्था बना रखी, ये संसद का काम चलाने के लिए, समझे। अरे कैबिनेट से मतलब क्या है भाई, कैबिनेट सरकार है, ये संसद के अंदर है भाई, लोकसभा राज्यसभा के अंदर है ये संसद के अंदर है, सरकार अलग चीज हो गई, ये मंत्री थोड़े हैं। ये तो स्पीकर ने काम चलाने के लिए बना दिया कि अलग अलग सदस्यों कमेटी बना दे कि सारा काम चलता रहे, ठीक है। तो इसमें कौन सा डाउट है तुम्हारे, तुम लोग को आईडी कार्ड, जो आईडी कार्ड लगा रहता है, हाँ। अरे भाई ये सांसद हैं, तो वो लोग कौन, जो अरे उनके कर्मचारी हैं भाई। अरे ऑफिस होगा, ऑफिसर होंगे, उनका क्लर्क होगा, उनका कंप्यूटर टाइपिस्ट होगा, उनका चपरासी होगा, चाय पिलाने वाला होगा, सफाई कर्मचारी होंगे, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे बाहरी कर्मचारी होते हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं होम मिनिस्ट्री में काम करते हैं, सब आई कार्ड होम में MHA का लेके घूमते हैं। अलग अलग विभाग के लोग होते हैं, सारे विभाग के वहाँ पर जाते हैं, दिल्ली भर में लोग रहते हैं वहाँ पर। तो सारे मंत्रालय जब वहाँ पर है तो लोग तो रहेंगे ना मंत्रियों में, और मंत्रालय में काम करने वाले भी तो लोग होते हैं। नॉर्थ ब्लॉक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री नॉर्थ ब्लॉक में, साउथ ब्लॉक में फॉरेन मिनिस्ट्री बैठती है, होम मिनिस्ट्री है, सब अलग अलग मंत्रालय हैं। हाँ, सब मंत्रालयों की भर्ती आती है भाई, कुछ SSC से जाते हैं, कुछ UPSC से जाते हैं, SSC वाले भी जाते हैं, अलग अलग विभाग हैं। अरे भाई नीचे वाले पद पे SSC वाला जाएगा, ऊपर वाले पद पर आइए जाएगा, और कौन सा है इसमें, इसमें कौन सा जो है, कोई बहुत इसमें जैसे नॉर्मल डिपार्टमेंट होता है सरकार का, वैसे वो भी है। इसमें कोई बहुत वो अलग से स्पेशल लोग थोड़े पैदा होते हैं, उसके लिए यही लोग भर्ती करते हैं, वही जाते हैं। अच्छा लग रहा है, कुछ खास नहीं होता वो, बस क्योंकि वहां पर बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ता है, हमेशा तैनात रहना पड़ता है, जरा सी दिक्कत हुई फिर, जरा सी गलती हुई जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वही आंसर एक गलत, अब जैसे मंत्री आंसर दे रहा है संसद में, तो संसद में मंत्री आंसर दे रहा खुद बैठ के तैयार करता है, कोई नहीं, मंत्री थोड़ा तैयार करता है, वो तो उसके विभाग के लोग तैयार करते हैं। एक भी जरा सी गलती हो गई तो मंत्री तो खा जाएंगे जिंदगी भर उनका, एक जरा सा कोई ग्रामेटिकल इरर हो गया तो खा जाएंगे उनकी जिंदगी, कुछ नहीं हो सकता। तो वहां तो समझ लीजिए कि एकदम तलवार की ढाल पर चलते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग मंत्रालयों में पोस्टिंग नहीं लेते। जैसे हमारा एक दोस्त था, बहुत दिन बाद एक नहीं फोन किया था, SDM बताए थे, था वो फील्ड में था, बहुत कुछ था। अब उसको बुला लिया गया सेक्रेटरी सचिवालय में है भोपाल में। अब वो दुखी है, विभाग मिल गया है, तो विभाग में बैठे हुए चुपचाप, फील्ड में रहते हैं तो अपना मालिक रहते हैं। भाई आप DM है, SDM अपने क्षेत्र के मालिक है, अब सचिवालय चलेगा, वहाँ आप नौकर है, वहाँ आपके ऊपर आपसे बड़े बड़े लोग सर पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ की नौकरी और जानलेवा होती है। यहाँ पर आप निकलेंगे तो भौकाल रहेगा, वहाँ पर एक बड़े बाबू से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं, मंत्री के आगे किसकी हैसियत होगी, मुंडी झुका के ही चलेंगे अफसर लोग वहाँ पे। तो वो सब खाली देखने में अच्छा लगता है बाहरी लोगों को, वहाँ के लोगों से पूछिए क्या हालत है, ठीक है, तो बहुत खराब होती है वहाँ की स्थिति। चलिए खैर, मंत्री जी से जरा का मूड खराब हुआ, साफ कर देंगे, सब हटा देंगे, सब गड़बड़ कर रहे हैं।
समझ गए? चलिए खैर, तो ध्यान रखेंगे लोक लेखा समिति में कोई भी मंत्री नहीं होता, मिनिस्टर्स को इसका मेंबर नहीं बनाया जाता। ठीक। दूसरी चीज ये होती है कि इस लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है हमेशा विपक्षी दल का नेता होता है। लिख लीजिए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चेयरमैन ऑफ पीएससी, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चेयरमैन ऑफ पीएससी सामान्यतः विपक्षी दल का नेता होता है। इज द जनरली द लीडर ऑफ अपोजिशन। चेयरमैन ऑफ पीएससी इज जनरली द लीडर ऑफ अपोजिशन। 5300 हम लोग देख रहे थे, 5900 हो गया, 6000 होने वाला है। बहुत खूब देख रहे हैं सब, बहुत की तरह 10 सब्सक्राइबर इस वक्त बढ़ चुके। महिंद्रा में सब बोल रहे थे कि तुमको हम देखे हैं, तुमको हम देखे हैं, ये सब वीडियो डाले थे बैंकिंग वाले थे। हाँ, तो बोले ये है यहाँ ये किसको? महिंद्रा वाले वीडियो था सर आपका। हाँ, इंटरव्यू लिए थे कि कैसा था। तो इसका नेता कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है, यानी इसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो होता क्या है कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन, वो अपोजिशन लीडर होते हैं। और अभी कौन है अपोजिशन लीडर? अधीर रंजन चौधरी। लिख लीजिए, वर्तमान पीएससी के अध्यक्ष, चेयरमैन प्रेजेंट पीएससी, वर्तमान पीएससी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। ठीक। तो अधीर रंजन चौधरी पीएससी के क्या है? चेयरमैन है। ठीक। तो है क्या कि ये जो पीएससी है, लोक लेखा समिति जिसको हम लोग बोलते हैं, कि इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है, नेता होता है। जैसे कांग्रेस की सरकार होगी तो बीजेपी का कोई व्यक्ति होगा जो अध्यक्ष होगा पीएससी का, और जो बीजेपी की सरकार होगी तो कांग्रेस का कोई होगा। अब इस पीएससी का कार्य क्या होता है? लिखिए, फंक्शंस ऑफ पीएससी। पीएससी करती क्या है? तो पीएससी क्या करती है कि जो भी सरकारी खाते होते हैं, सरकारी गवर्नमेंट अकाउंट्स होते हैं, देखा ना, सार्वजनिक उपकर, ये लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट्स, कि जो भी लोक खाते होते हैं, लोक खातों का मतलब सरकारी खाता, तो जो भी सरकारी खाते होते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट्स होते हैं, उन सरकारी खातों की जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करके अपने रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट उठा के किसको सौंप देते हैं? सॉरी, सरकारी खातों की जांच पड़ताल, जो भी सरकारी खर्चे हैं उस पर एक्शन लेते हैं। और दूसरा जो कैग की रिपोर्ट होती है, कैग अभी आपको पढ़ाएंगे, तो कैग क्या होता है कि ऑडिटर होता है सरकार का, ऑडिट होता है ना, खर्चों की ऑडिट जांच करता है। तो कैग के ऑफिस पूरे देश भर में है, तो कैग की पूरी रिपोर्ट पूरे देश भर से आती है, और उसकी जो रिपोर्ट होती है, कैग की रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, वो अकाउंट की भाषा में होती है। अकाउंट का मतलब डेबिट क्रेडिट होता है ना, बैलेंस शीट आती है, अकाउंट की भाषा में होती है। और वो बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बहुत डिटेल का मतलब कि जब कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं तो समझिए ट्रकों में भर के जाता है, बड़ा बड़ा कई ट्रक लगते हैं, तब जाके कैग की रिपोर्ट सबमिट होती है राष्ट्रपति के पास। तो इतनी बड़ी रिपोर्ट होती है कि जनरली साधारण सांसद या साधारण व्यक्ति उसको पढ़ नहीं पाता। तो कैग की रिपोर्ट जाती है संसद में, किसके पास? पीएससी के पास। पीएससी क्या करता है कि उसको समराइज करेगा और इस लैंग्वेज में कर देगा कि लोग, साधारण व्यक्ति भी उसको पढ़ सके, साधारण सांसद भी उसको पढ़ सके, तो उसको रिव्यू करते हैं। ठीक। तो ये देखा जाता है कि जो सरकार खर्चे कर रही है, कहाँ कहाँ पर खर्चे कर रही है, कितने खर्चे कर रही है, किसको पैसा कितना देना था, किसको पैसा कितना मिला। तो एक तरीके से जो भी सरकार के घपले घोटाले गड़बड़ियां होती हैं वो सब यही पकड़ में आती हैं। किसमें? पीएससी में। नहीं तो सरकार किस विभाग को कितना दे रही है, किसको कितना देना चाहिए था, किसको कितना मिला, उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करके, ये साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। किसको क्या पता कि नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है, कि विनियोग विधेयक से कितना धन निकला, किस विभाग तक पहुंचा, किस विभाग ने किसको दिया, उसने कहाँ कहाँ दिया, ये नहीं पता चल पाएगा। ठीक। और अगर इस पर सरकार का नियंत्रण होता, यानी सत्ताधारी दल का ही व्यक्ति कोई इसका अध्यक्ष होता, तो क्या आम जनता तक पहुंच पाती सारी बातें?
तो जो भी सरकार के घपले घोटाले गलत खर्चे गड़बड़ियां हैं, ये सब कहाँ से उजागर होते हैं? पीएससी से ही उजागर। जैसे जब कांग्रेस की सरकार थी तो पीएससी का अध्यक्ष कौन था? बीजेपी वाले लोग थे, मुरली मनोहर जोशी थे। तो जितने कॉमनवेल्थ 2G घोटाला 4G घोटाला, इस सब जो हल्ला हुआ इन्होंने किया। बीजेपी की सरकार आई तो कांग्रेस वाले हल्ला मचाते हैं कि हेलीकॉप्टर घोटाला है, तो ये घोटाला है, वहाँ पैसा उतना खर्चा किया सरकार ने। पता करते हैं कि तो ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बताया ना कि संसद में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं। अब जैसे 2016 में नोटबंदी कर दी गई। अब नोटबंदी हुई तो भाई बड़ा बवाल मचा कि नोटबंदी क्यों की गई, क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर पीएससी में अच्छे लोग होते हैं, सोचिए उस समय पीएससी में मनमोहन सिंह जैसे लोग थे, बढ़िया बढ़िया। और पीएससी इतनी शक्तिशाली होती है कि ये प्राइम मिनिस्टर को भी समन कर सकते हैं, यानी उसको भी बुला सकते हैं पेशी के लिए कि हमारे पास आई, बताइए क्या दिक्कत है, या जांच कर सकते हैं हम। तो पीएससी ने आरबीआई के गवर्नर को बुलाया 3 महीने बाद कि भाई नोटबंदी काहे कर दिए। तो आरबीआई ने कहा कि भाई जो है कि काला धन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो कहा गया था कि भाई ब्लैक मनी 16% के आसपास है, मार्केट में ब्लैक मनी क्या है, 16% के आसपास है। और इस 1500 के नोट को बंद करने की वजह से सारी काला धन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ब्लैक मनी क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, पकड़ी जाएगी। तो फिर पूछा कमेटी ने कि कितनी ब्लैक मनी पकड़ी गई, कितनी बाहर आई। तो बोले अभी इसका आंकड़ा बहुत क्लियर नहीं। बोले काहे नहीं क्लियर है भाई, आपने 1000 और 500 के नोट जितने जारी किए थे ये आपको पता है, इसका आंकड़ा आपके पास आएगा, बिल्कुल होता है। अब जितने नोट वापस आए उसका भी आंकड़ा आपको पता होगा। तो जितने जाहिर किए थे कि जितने आपने जारी किए थे उससे 16% कम आने चाहिए, तभी तो होगा कि हाँ 84% सही था, 16% गलत था, यही तो होगा ब्लैक मनी। तो जो नहीं आया वही माना जाएगा क्या है, ब्लैक मनी। तो कितना पैसा वापस आया? बोले अभी वापसी वाला गिना नहीं गया। जो वापसी वाला गिना नहीं गया, इतना दिन हो गया वापस आते आते भी गिने नहीं। तो बोले भाई बैंकों ने दिया है, आरबीआई, क्योंकि नोट बहुत ज़्यादा आ चुके हैं 1500 के, और हमारे पास इतने मशीनें नहीं कि हम उसको गिन सकें। बोले आपके पास मशीनें नहीं, बैंक तो गिन के दिया होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि बैंक बोरे में भर के लिया होगा, बोरे भर फेंक दिया होगा आपके पास, लीजिए। तो आरबीआई का है कि भाई आरबीआई बैंकों की गिनती भरोसा नहीं करता, अपना खुद से गिनता है। पैसा जाएगा तो खुद गिनेंगे। तो बोले नहीं क्या बैंकों की गिनती नहीं, आरबीआई अपनी गिनती खुद करेगी। बोले कब करेंगे? बोले जब मशीनें आ जाएंगी तब नोट गिनने की कम है। तो बोले तब नो मशीन कब आएगी? बोले इसको टेंडर निकाला गया है। बोले कहाँ है टेंडर, दिखाइए। रहेगा तब तो दिखाएंगे। बोले अगली बार तैयारी करके आइएगा, पूरा बताइएगा कि कितने मशीनें आपने खरीदी। भाई अगर मशीन, अपने मशीनों की वजह से नोट की गिनती नहीं की है तो मशीनें खरीदनी होंगी ना। किसी तरीके से जान छुड़ा के निकले, उर्जित पटेल थे गवर्नर, रोते गाते निकले किसी तरीके से। और फिर अगले ही हफ्ते आरबीआई ने आंकड़ा जारी किया, पूरा डाटा निकाल दिया कि 99.3% 1000 और 500 के नोट चलन में वापस आ गए। मुझे बोले 99.3% वापस आ गए तो काला धन आप किसको पकड़ रहे थे? आपने कहा कि काला धन है, तो कहाँ गया काला धन? किसको आप काला धन कह रहे थे? आपके हिसाब से तो 16% नहीं आना चाहिए। तो बेइज्जती हुई सरकार की। नहीं तो पहले नोटबंदी हुई तो वो कहते थे ना कि इससे आतंकवाद मिट जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। अब कभी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से नोटबंदी निकलती है कि हमने नोटबंदी कर दिया, इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधर गई? बेइज्जती होगी तुरंत। आरबीआई ने पीसी वालों ने धर लिया, कहाँ। तो उसके बाद से सरकार शांत हो गई, नोटबंदी का फिर हल्ला नहीं बचा। अब अपोजिशन कमजोर है कि इन मुद्दों को नहीं उठा पाती, नहीं तो एक बहुत बड़ा इश्यू था कि जब 99.3% नोट आपके पास वापस आ गए तो फिर आपने बंद क्यों किए? काला धन कहाँ गया, किसको आप कह रहे थे? सारे नोट वापस आ गए। सोचिए 99.3% बहुत हो गया ना। जब नोट बंद हुई तो लोगों ने कहा कि वो अपना नोट जला दिए, तो वो बहा दिए, तो वो ये कर दिए, तो अमीर बर्बाद हो। कोई नहीं बर्बाद हुआ। अमीर बर्बाद हुए नहीं, मिडिल क्लास बर्बाद हुआ नहीं, जिसकी भी थोड़ी बहुत जान पहचान होगी सबका नोट बदल गया। आपने भी नोट बदला होगा, आपको बहुत परेशान नहीं होना पड़ा होगा। किसी का दोस्त बैंक में था, किसी का भाई बैंक में था, किसी का रिश्तेदार कहीं से अपना दाएं बाएं करके सबका क्या हो गया। हमें खुद नहीं जाना पड़ा बैंक, तो खुदे पहुंचा देते थे कि लीजिए सर कितना चाहिए, बहुत मौज। शुरुआत में कुछ दिन दिक्कत हुई,
उसके बाद सब क्या हो गया, मैनेज हो गया। मरा कौन, गरीब, गांव के लोग, जिनकी बैंकों तक पहुंच नहीं थी, जिनका बैंकों में खाता नहीं, खाता ही नहीं, वो बदलेगा कहाँ जाके, सबसे बड़ी बात, जाएगा कहाँ। जो लोग बचा उचा के वो औरतें रखती थी, वो सब क्या हो भाई, खाता ही नहीं बैंक में औरतों का, तो वो तो निकालना पड़ा या फिर दूसरे को देना पड़े, या बर्बाद हुआ। तो अमीर आदमी फंसा नहीं, मध्यम वर्ग फंसा नहीं, मरे कौन, गरीब। तो फिर गरीबों को परेशान करने के लिए क्या गया। और उससे मजे का खेल देखिए कि ये कहा गया कि ज़्यादा बड़े नोट स्टोर करके रख लेंगे, भाई स्टोरेज बढ़ रहा है, काला धन इसलिए लोग स्टोर करके रख ले, चलन में नहीं। पता चला कि 1000 और 500 का नोट बन गया, उसके पहले 2000 का नोट जारी कर दिया। ये क्या बेवकूफ़ी है, ये तो उससे बड़ी मूर्खता हो गई कि आप कह रहे हैं कि 500 का नोट और 1000 का नोट स्टोर करके रख लेंगे, तो 2000 का नोट क्या करेंगे। 2-2000 का नोट जब चला था तो आप, जैसे अगर 500 का नोट है तो आप 1 लाख रुपए अपने जेब पर्स में नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर 2000 का नोट है तो 1 लाख रुपया रखना कोई बड़ी चीज़ नहीं, आराम से आ जाएगा। तो जिस बक्से में जो काला धन रखा होगा 500 के नोट में, वो अगर पहले 5 करोड़ रखता था, अब उतना ही जगह में वो 20 करोड़ रख लेगा, तो और बढ़ा दिया ना आपने। ये सबसे मतलब कि मूर्खतापूर्ण कदम। और पहले हम भी जैसे मोदी जी का एक बड़ा चाम अच्छा लगता था ना, इसी नोटबंदी के बाद से हमारा भी माथा फिर गया, भाई क्या पागल बना रहे हैं। काला धन था ही नहीं। सारा पैसा तो बैंक में वापस चला गया, काला धन मिला ही नहीं। है ही नहीं काला धन। होता तो पता जितना नहीं आता वही ना काला धन था। सरकार ने कहा कि 16% काला धन है, तो जो 1500 का नोट जारी किए 16% लोगों ने जमा करके रखा है, जो आएगा वो सफेद है, जो नहीं आएगा वो काला है। 99.3% जो 1500 के नोट जारी हुए थे सब आ गए, काला धन कहाँ गया। तो फिर परेशानी हुई कि सिस्टम पूरा बैठ गया। मनमोहन सिंह ने उस समय कहा था कि देश की जीडीपी 2% तक कम हो सकती है आने वाले 3 सालों में। मनमोहन ने कहा था 2-3 सालों में इसका असर होगा। मनमोहन इकोनॉमिस्ट थे अच्छे वाले, और वही असर हुआ कि 16 में नोटबंदी हुई, 18-19 से स्लो डाउन आ गया इकोनॉमी में। तुरंत नहीं असर हुआ, धीरे धीरे असर, भाई जड़ें आपने काट दी ना, तो धीरे धीरे सूखा इकोनॉमी। 19 के बाद क्या हो गई, स्लो डाउन। तो यही एक समझदार इकोनॉमिस्ट और एक उत्साही नए नए, जिसे वो लड़का बोलते हैं ना, नया जोश, उसी में सब खत्म हो गया मामला। नहीं तो उससे पहले हम भी इनको बड़ा अच्छा नेता मानते थे, पढ़ा लिखा है, गंभीर मानते थे। नोटबंदी से ही हमें लग गया कि मामला यार गंभीर है, क्योंकि हम भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स था मेरा, इतना तो हम पढ़े ही थे। फिर जब उल्टे सीधे तर्क आने लगे तब लगा कि यार ये तो मजाक चल रहा है देश के साथ। नहीं कि बीच जहाँ 100 दिनों का समय दो मित्रों, बीच चौराहे पर खड़ा होकर जो सजा देना चाहो दे देना, और ये होगा, ये क्या उल्टा सीधा बक रहे हो यार, काम की बात करो ना भाई। भाई प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से बकवास नहीं करना चाहिए। तो आज पता चला कि सारा काला धन है ही नहीं इंडिया में। तो वहीं से ट्रैक चेंज हो गया है लोग। और उसी में कोनो कह रहा है कि वो बंद हो जाएगा, आतंकवाद बंद हो जाएगा, तो कोई बोला नक्सल अटैक बंद हो जाएगा। सब हुआ, पुलवामा सब चल रहा है, अभी भी चल रहा है। कौन बंद हुआ? कुछ नहीं बंद हुआ। टेरर फंडिंग बंद हो जाएगी, ये बंद, कुछ नहीं होगा। एक तो बेचारी, एक तो डॉक्टर है मामूर है, उषा गुप्ता, सर अरे बाप रे बाप, उनका तो इतना सब अफवाह फैला है कि उषा गुप्ता को हार्ट अटैक आ गया। उषा गुप्ता, बहुत पैसा था, खूब छपा। उनकी फैमिली ने केस किया कि क्या मजाक चल रहा है, बनारस में खूब अफवाह उड़ी नोटबंदी के बाद कि उषा गुप्ता का हार्ट फेल हो गया है, और ये हो गया, वो हो गया। बनारस में कई जगह अलग अलग व्यापारियों को लेके चला कि वो रात भर बैठ के लोग नोट गिन रहे थे, तब तक पुलिस वाले आ गए, हार्ट अटैक आ गया। ऐसे ऐसे अफवाह चल रही। आप जाएंगे उषा गुप्ता, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आशीर्वाद मैटरनिटी, आप टेम्पो वाले से कैंट उतरिए, कहीं बोलिए उषा गुप्ता जाना है, वो पहुंचा देगा। सबसे बड़ी डॉक्टर है जो बच्चा पैदा करते हैं, बहनों की सबसे बड़ी डॉक्टर है उषा गुप्ता। किसी टेम्पो वाले से बोलो उषा गुप्ता, उनकी गली, मतलब उषा गुप्ता के नाम पर पूरा गली है, रोड। और हमारे मोहम्मदगंज में इतनी अफवाह फैले कि हम लोग को रोक सुनने में आता कि उषा गुप्ता, कोई कह रहा था कि हार्ट अटैक आ गया, कोई कह रहा था नोट इतना ढेर सारा गिन रही थी, तो पुलिस आ गई, हार्ट अटैक। तो उषा गुप्ता के पीछे पड़े गए। अब क्यों, ठीक ठाक थी, सब अफवाह फैले, हुआ कुछ नहीं, सब बराबर हो गया। तो ये क्या हुआ, ये कैसे पता चला लोगों को? ये सब कमिटीज हैं, तभी तो हमारे आप तक ये जानकारियां पहुंच रही। अगर इसमें भी सत्ता पक्ष होती, पता नहीं चल रहा किसी को।
तो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था में बहुत सारी अच्छी संस्थाएं, ठीक। चलिए और लिख लीजिए, और एक दो समितियां कुछ लिख लीजिए। एक वो लिख लीजिए सार्वजनिक उपक्रम समिति लिख लीजिए, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पीसी कार्य नहीं लिखे अभी तक? कार्य नहीं लिखे थे? कार्य लिख लीजिए। कैग रिपोर्ट की जांच करना, कैग रिपोर्ट की जांच करना, और सरकारी व्यय तथा लोकलेखों की जांच करना, सरकारी व्यय तथा लोकलेखों की जांच करना। सरकारी व्यय यानी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और जो लोकलेखे हैं उनकी क्या करना, जांच करना। तो ये जो पीएससी है, तो देखिए एस्टीमेट कमेटी भी आपको बताया था कि जो ये वाली कमेटी थी, कौन सी एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी का भी काम वही है कि फालतू के खर्चों को रोकना, और पीएससी का भी काम क्या है, यही लगभग है। तो इसीलिए एस्टीमेट और पीएससी को जुड़वा बहनें कहते हैं, ट्विन सिस्टर, क्योंकि दोनों का काम लगभग क्या है, एक जैसा है। लिख लीजिए, प्राक्कलन समिति और पीएससी को जुड़वा बहनें कहा जाता है। द कमेटी ऑफ एस्टीमेट्स एंड द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स आर कॉल्ड ट्विन सिस्टर्स। प्राक्कलन समिति और पीएससी को जुड़वा बहनें कहते हैं। समझ गए? एक लिख लीजिए सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है, इसमें भी लिख लीजिए 22 सदस्य हैं, 22 मेंबर्स। 22 सदस्य, 22 को भी 2 हिस्सों में बांट लीजिए, 15 + 7, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अब इसमें क्या है कि जो सार्वजनिक उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं, सेल, गेल, भेल, एनटीपीसी, एलआईसी, जीएससी, ये सब क्या है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, सार्वजनिक उपक्रम है। तो सार्वजनिक उपक्रमों की देखरेख के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो उनकी आय व्यय का पूरा लेखा जोखा। अब ये तीनों एक तरीके से क्या है, फाइनेंशियल कमेटी है, तीनों पैसे का मामला देख रही हैं। तो ये सबकी समितियों के क्षेत्र में आती हैं वित्तीय समितियां। ऐसे ही नियम समिति होती है, कानून समिति होती है, सारा आपको नहीं बताना है, बस 2-3 जो खास खास था वो बता दें। इसके अलावा कुछ अस्थायी समितियां, तदर्थ समिति लिख लीजिए, एडहॉक कमिटीज लिख लीजिए, तदर्थ समितियां, एडहॉक कमिटीज या अस्थायी समिति। चलिए तदर्थ या एडहॉक को हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ प्रस्ताव वगैरह है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। सारी चीजें पढ़ी, क्योंकि अब सेंट्रल खत्म होने वाला है। जैसे ही केंद्र खत्म होगा फिर हम लोग क्या शुरू करेंगे, स्टेट। बताया था केंद्रीय विधायिका और राज्य वाली विधायिका। तो केंद्र हमारा लगभग खत्म है, अब इसके बाद स्टेट शुरू हो जाएगा। तो जो केंद्र में है वही चीजें कहाँ पर है, राज्य में, बस अनुच्छेदों का डिफरेंस है, वो जोड़ना घटाना बता देंगे, उसके बाद देखना आपको खुद से पड़ेगा, ठीक है। तो सेंट्रल वाला बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, क्लियर है, उसमें इतना डिटेल में नहीं आएंगी चीजें, ठीक। मिलते हैं।